प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर जो होता है उसको हमने तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया है। तीन प्रकार का वर्गीकरण है। पहला जो हमने बांटा है वो है कार्य प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कह सकते हैं, या फिर उसका जो कार्य प्रणाली उसके आधार पर, आकार के आधार पर है। दूसरा क्या है? आकार के आधार पर। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। देखिए, पहला और जो दूसरा जो प्रकार है ना, ये ज्यादातर काम में आता है। तीसरा हम लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहना तो वो कार्य प्रणाली के आधार पर और आकार के आधार पर ही होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर का जो पहला जो कंप्यूटर होता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि भाई एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, ताप, लंबाई, ऊंचाई आदि जो गणना करने के काम, यानी इनका जो माप का कार्य करता है वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण देखें कि मान लीजिए आपका है सिस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं उसको? भूकंप सूचक यंत्र। तो वो क्या करता है? वो कंपन का पता करता है। धरती हिलती है, भूकंप आता है, तो उसका इस एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड से कितनी वो उसकी गति थी कंपन की। तो वो नॉलेज कहाँ मिलेगा? इस कंप्यूटर से। तो हम उसको बोलेंगे भूकंप सूचक यंत्र। इसके बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से गति मापने के काम में आता है। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद अब आपका अगला जो कंप्यूटर होता है कार्य प्रणाली के आधार पर वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा कंप्यूटर जो अंकों पर गणना करता है, यानी अंकीय गणना जो करता है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हम लोग भी काम में लेते हैं। मान लीजिए अब अपना डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, तो वो किस श्रेणी में आ गया? डिजिटल कंप्यूटर। और अब कार्य प्रणाली के आधार पर तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर को ये कहते हैं संकर कंप्यूटर। मिश्रण हो गया एक तरीके का, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिश्रण जो होता है, यानी दोनों के गुणधर्म जिस कंप्यूटर में मौजूद होते हैं वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक बता सकता हूं भी। एक तो अपना पेट्रोल पंप की जो मशीन जो होती है ना, वो क्या होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर का ही होता है। वो गणना भी करता है, साथ में डिस्प्ले भी आपको दिखाता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी जो होती है, ईसीजी, वो भी इसका एग्जाम्पल है। क्या होती है? ईसीजी। और इसके अलावा डायलिसिस मशीन जो होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण होती है। इसके बाद अपन चलते हैं आकार के आधार पर। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो पहला होता है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर और आखिर में आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आकार के आधार पर देखो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है।
ये आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। इससे छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि कई बार है ना परीक्षा में सवाल आ जाते हैं, दिए गए यंत्रों को या डिवाइसों को या फिर कंप्यूटर को आरोही क्रम में बताए, अवरोही क्रम में बताए, तब हमें ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो फिर आगे चलते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर की गति, कार्य करने की जो क्षमता जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, ये ध्यान रखना। और ये आकार में और भाई खरीदने में, पैसों के मामले में भी सबसे कॉस्टली होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है। इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, हम कह सकते हैं, यानी बड़े सीपीयू होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति भी इस कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, और यह कंप्यूटर सबसे महंगा होता है। तो बच्चों सुपर कंप्यूटर जो है वो 1976 के अंदर क्रे रिसर्च नामक कंपनी थी, उसने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। क्या नाम था उसका? क्रे, CRAY, क्रे 1, क्रे फर्स्ट। और ये कब आया था? 1976 में, ये ध्यान रखना। और अपने भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने BHU के अंदर परम शिवाय, क्या नाम है? परम शिवाय नाम के सुपर कंप्यूटर का भी लोकार्पण किया है, वो भी अपने भारत का ही है। तो ध्यान रखना, परम सीरीज अपने भारत की है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको और भी बताऊं तो परम 2000 है, क्रे 2 है, NEC 500, ये भी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। यानी ये कंप्यूटर जो है ना, सुपर कंप्यूटर ज्यादातर क्या होते हैं, अंतरिक्ष शोधशालाएं जो होती है ना, प्रयोगशालाएं जो होती है, वहां पे काम में लिए जाते हैं, और ये अपने आम आदमियों के लिए नहीं होता है। यानी बड़ा जो रिसर्च वर्क का जो क्षेत्र फील्ड जो है ना, उसके अंदर ही सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये मिनी कंप्यूटर से तो अधिक शक्तिशाली होता है और सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है। तो ये भी आकार में काफी बड़ा होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये डाटा को, बहुत बड़ी डाटा पर कार्य करता है ना, वो बहुत तीव्रता से कार्य करता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे मान लो बैंकिंग क्षेत्र में, क्योंकि बैंक है ना वो पूरे भारत में कह सकते हो, कुछ बैंक पूरे संसार में फैले हुए हैं, तो उन सब का क्या होता है, ये भी एक तरीके का सर्वर होता है। बड़ा जो सिस्टम होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है, तो वो उसमें काम में लेते हैं। वो सारे एक साथ बहुत सारे यूजर्स कैपेसिटी इसके अंदर होती है, वो इस पे काम कर सकते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो IBM सिस्टम Z10 और CDS साइबर, क्या है? CDS साइबर एक IBM का है, Z10 क्या है? IBM कंपनी है, उसका है Z10। तो ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आता है मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर, भाई अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने मेन फ्रेम तो नहीं देखा ना सुपर देखा, ये हमने मान लीजिए कंप्यूटर में पिक्चर देखी है या फिर आपने मोबाइल में कहीं देखा, लेकिन मेन फ्रेम के बाद मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, इसका हम लोग यूज में लेके देख चुके हैं, इसका उपयोग हमने कर लिया। अब ये क्या होता है? देखो ये एक बड़ा CPU होता है, जो एक CPU से हम लोग कई सारे कंप्यूटर चलाते हैं, तो वो क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। वो एक तरीके का हम लोग सर्वर बनाते हैं, एक CPU रखते हैं, उस CPU से बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ देते हैं, मेन वही होता है, और उसी में जो सिस्टम जो डेटा है उसी के आधार पर, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर वो सारे कंप्यूटर चलते रहते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम सर्वर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब बच्चों एक चीज जो ध्यान करने वाली है वो है, मिनी जो कंप्यूटर होते हैं ना, इनकी गति 10 से 30 MIPS, गति क्या बताइए इसकी? गति है 10 से
30 MIPS क्या है? मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई मिनी कंप्यूटर की गति क्या होती है। ये भी आज ही सुना होगा आप लोगों ने। तो मिनी कंप्यूटर की गति होती है 10 से 30 MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब मिनी कंप्यूटर का उदाहरण अगर आपको बताऊं तो आप लिख सकते हो HP 9000। हालांकि इसके कई उदाहरण आप HP 9000 बोल सकते हो, RISC 6000 बोल सकते हो, बुल HN DPX2 बोल सकते हो, AS 400। एक क्या है इसका एग्जाम्पल में, एक और है AS 400। ये कई बार है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से मिनी कंप्यूटर है, निम्न में से मेन फ्रेम कंप्यूटर है, निम्न में से सुपर कंप्यूटर है। तब हमें अगर दो चार इनके नाम याद हो ना कि ये सुपर कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम है, ये मिनी कंप्यूटर है, यानी इनके अगर नाम याद हो ना तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी, हम उनमें से तुरंत चुन लेंगे। और ये जो मिनी कंप्यूटर है ना, ये भी कहाँ कहाँ काम आते हैं? बैंकों में, रेलवे में, आरक्षण जो होते हैं, जो आरक्षण जो विंडो होती है ना, वहाँ पे ये चीज सिस्टम काम में लिया जाता है। और कई सारे सरकारी विभाग भी है, वहाँ भी मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर सेंटर, जो बड़े बड़े सेंटर कॉलेज है, वहाँ भी मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर नाम से तो ऐसा लग रहा हो कि छोटा सा कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? पहली बात तो ये बताओ, इनको माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? ये तो है नहीं कि माइक्रो शब्द बहुत छोटा होता है तो बिल्कुल से छोटा नहीं। माइक्रो कंप्यूटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, तभी इसका नाम पड़ा माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा रीजन ये हो गया कि ये आकार में सबसे छोटे होते हैं, और ये जो ऊपर वाले जो 3 कंप्यूटर है इनसे सस्ते भी होते हैं। तो ये क्या हो गए? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है वो उदाहरण के तौर पर मैं देखूं तो एक तो आपका हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जानते हो कौन सा होता है? पहले तो हम लोग कई बार आम बोलचाल में पूछते हैं, भाई जी आप वाला पीसी कौन सा है? अब शब्द आ गया पीसी। बोलते हैं कई लोग, अरे पीसी किसको कहते हैं? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, दैट मीन माइक्रो कंप्यूटर। अब जो टेबल पर जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह चारों डिवाइस बनकर जो कंप्यूटर बनाती है, जो टेबल पर रखा जाता है, वो क्या हो गया? वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। इसके बाद इसका अगला रूप अगर देखें तो होता है लैपटॉप। नाम सुना है, काम में भी आप लोगों ने देखा है। लैपटॉप जो था ना, लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ओसबॉर्न ने किया था। ध्यान रखना, ये पर्सन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 1981 में ओसबॉर्न, क्या नाम है इसका? एडम ओसबॉर्न। क्या बोलेंगे इसको? एडम ओसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, पर्सन पूछ सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। अब लैपटॉप तो आप जानते ही हो, वो ब्रीफ केस की तरह आप काम में लिया, फिर उसको बंद किया, बैग में डाला और चले गए, तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार हो गया। इसके बाद लैपटॉप के बाद में जो छोटा आकार कौन सा है बताओ? हाँ बिल्कुल सही, टैबलेट। टैबलेट पीसी जो होता है ना, वो इसके बाद का आकार हो गया। अब टैबलेट की खासियत, आप लोग उसे डायरेक्ट एक हाथ से भी चला सकते हो। ये क्या होता है? रिचार्जेबल होता है, यानी इसको चार्ज करो काम में ले सकते हो। इसके बाद टैबलेट के बाद में कौन सा कंप्यूटर बोलेंगे भाई? बिल्कुल मोबाइल। अपना जो मोबाइल जो होता है ना, ये भी एक कंप्यूटर का ही प्रकार है।
तो बच्चों ये आप लोगों को मैंने आज बताए हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसके बाद अगला जो इसका जो वर्गीकरण है वो है उद्देश्य के आधार पर। अब देखो उद्देश्य के आधार पर अगर देखें तो पहला है जनरल पर्पज और दूसरा है स्पेशल पर्पज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मुख्य अगर वर्गीकरण देखें तो दो ही होता है, एक तो होता है इसका कार्य प्रणाली के आधार पर और दूसरा होता है आकार के आधार पर। अब उद्देश्य में क्या हो गया, जनरल पर्पज, भाई मुझे मेरे घर के लिए सर मुझे ना ऑनलाइन क्लासें लेनी है तो मैं लैपटॉप में चलाऊं या पीसी में चलाऊं। तो कई सारे बच्चे आ जाते हैं सर मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो भाई कंप्यूटर जो घर के आपके जनरल उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं ना वो तो क्या हो गए, जनरल पर्पज वाले कंप्यूटर हो गए। और एक होता है स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर कौन से हो गए, अब मान लीजिए किसी ने फोटो स्टूडियो खोल रखा है और वो अपना मिक्सिंग का काम करेगा, तो अब अपने वाले कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर जो है वो तो उसमें काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो स्पीड बहुत चाहिए, स्टोरेज क्षमता भी बहुत चाहिए। तो वो क्या हो गए, हमने उसमें क्या डाल दी, उसमें स्पेशलिस्ट डाल दी, एक विशेषता हो गई उस सीपीयू की, तो वो क्या हो गया, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कंप्यूटर की पीढ़ियां, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है, अब माइक्रो कंप्यूटर तक हमने आके छोड़ा है। और माइक्रो कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है तो यहां से इसकी पीढ़ियों का वर्णन करेंगे। थैंक यू। और एक बात और भाई, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।